My dear students, Assalamu alaikum. I hope you all will be happy and enjoying this cold weather. First of all, I'm glad to know that you people have shown interest in these online classes and have learned and listened to my lectures keenly. Secondly, we are going towards the next part of 10th chapter of Mr. Chips, in which we will read about King Edward VII, who has served 9 years for his country. Let's start reading from page number 23rd. There is the last paragraph of this page, which starts, because always, क्योंकि हमेशा ही, whatever happened, जो कुछ भी होता, and however the avenues of politics twisted and curved, और जो राहें थी of politics सियासत की. avenues कहते हैं pathway को, रस्ते को, शाहराहों को, और जो रास्ते थे सियासत के twisted and curved, उलझे हुए और खमदार. ट्विस्ट का मतलब है उलझा होना, एंटेंगल्ड होना, और कर्व का मतलब है खमदार होना, क्रूक्ड. क्योंकि हमेशा ही जो कुछ भी होता और ताहम जो सियासत के रास्ते जितने भी उलझे या खमदार होते, he had faith in them in England, उसे इंग्लिस्तान पर यकीन था, उसका इंग्लिस्तान पर भरपूर अकीदा था, इन इंग्लिश फ्लैश एंड ब्लड, और इंग्लिस्तान के लोगों पर. फ्लैश एंड ब्लड से मुराद यहाँ इंग्लिश मैन हैं या अंग्रेज लोग हैं, उनको फ्लैश एंड ब्लड कहा गया. फ्लैश गोश्त को कहा जाता है और ब्लड कहा जाता है खून को, और फ्लैश एंड ब्लड से मुराद इंसान है. मिस्टर चिप्स जो था वो यकीन रखता था सियासत पर, और सियासत में जो उलझाव होता है, जो हम होते हैं, उन पर भी यकीन रखता है, और इंग्लिस्तान पर भी यकीन रखता है, और यहाँ के नौजवानों, यहाँ के लोगों पर भी उसे यकीन है. एंड इन ब्रुकफील्ड, और उसे ब्रुकफील्ड पर भी यकीन है, एज अ प्लेस, एक ऐसी जगह की हैसियत से, हुज अल्टीमेट वर्थ, जिसकी हतमी कदरो मंजिलत जो थी, अल्टीमेट का मतलब है हतमी, फाइनल, और वर्थ कहते हैं कदरो मंजिलत को, कदरो कीमत को, जिसकी हतमी कदरो कीमत जो थी, डिपेंडेड ऑन, उसका इन्हसार हुआ करता, ऑन वेदर शी फिटेड, कि आया कि वो अपने आप को जो है ढाल लेती है, हर सेल्फ, अपने आप को, इनटू द इंग्लिश सीन, इंग्लिस्तान का जो मंजरनामा था उसमें, विद डिग्निटी, शानो शौकत के साथ, एंड विदाउट डिस्प्रोपोर्शन, और बगैर किसी अदम तनासुब के. डिस्प्रोपोर्शन कहते हैं अदम तनासुब को, डिससिमिलैरिटी, डिसऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंस. तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो मिस्टर चिप्स है उसे इंग्लिस्तान की सियासत पर, यहाँ के लोगों पर भरपूर यकीन था, और उसे ब्रुकफील्ड पर भी यकीन था, और वो समझता था कि जो ब्रुकफील्ड की कदरो मंजिलत है वो इसी बात पर इन्हसार करती है कि ये स्कूल जो है, जैसे भी इंग्लिस्तान के हालात होते हैं, बड़ी ही शानो शौकत और अदम तनासुब के साथ खुद को उन हालात के मुताबिक ढाल लेता है. ब्रुकफील्ड स्कूल जो था एक पब्लिक स्कूल था, और यहाँ के तमाम असातिज़ा और जो तलबा थे वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते थे. जैसे अभी पिछले लेक्चर में जिक्र हुआ कि जब स्ट्राइक हुई थी तो उसमें यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे और जो टीचर्स थे उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी. तो इसीलिए मिस्टर चिप्स जो है वो ये बताता है कि जो ये स्कूल था, यहाँ के लोगों की और यहाँ के स्टूडेंट्स की ये खासियत थी कि ये जो पॉलिटिकल कन्फ्यूजन्स होती थी, जो तनाव पैदा हो जाता था मुख्तलिफ पार्टीज के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान, तो उसमें जो है ये ब्रुकफील्ड स्कूल भी अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड किया करता था, और इसमें कभी भी अदम तनासुब पैदा नहीं हुआ था, यानी ये पार्शल नहीं हुआ करता था, ये इम्पार्शल रहते हुए अपनी सर्विसेज जो थी वो प्रोवाइड किया करता.
He had been left a vision, उसके लिए छोड़ा गया था एक ऐसी तसव्वुराती सोच को, विजन कहते हैं सोच को, और ये सोच कौन छोड़ कर गया था, ये इसकी वाइफ कैथराइन ब्रिजेस छोड़ कर गई थी, तो इसीलिए पैसिव में लिखा गया है कि he had been left a vision, उसके लिए छोड़ी गई थी एक ऐसी सोच, that grew clearer with each year, जो हर गुजरते साल के साथ बहुत शफाफ होती चली गई। ग्रो जो है इसका मतलब होता है फलना फूलना, और ग्रीव इसकी सेकंड फॉर्म है, यानी ग्रीव बढ़ती चली गई, फलती फूलती रही, क्लियरर शफाफियत के साथ, विद ईच ईयर हर साल, और वो विजन जो उसके लिए छोड़ा गया था वो हर गुजरते साल के साथ शफाफ से शफाफतर होता चला गया। मिस्टर चिप्स का जो विजन था ब्रुकफील्ड के लिए, इंग्लिस्तान के लिए और इंग्लिस्तान की अवाम के लिए, वो हर गुजरते साल के साथ शफाफियत से भरपूर होता चला गया, और उसकी जो सोच थी वो ब्रॉडन्ड हो चुकी थी और तंग नजरी से वो बाहर आ चुका था। Of an England for whom days of ease were nearly over, ऑफ एन इंग्लैंड एक ऐसे इंग्लिस्तान के लिए, फॉर होम जिसके लिए, डेज ऑफ ईज वर नियरली ओवर जिसके लिए जो आसानियों के दिन थे, वर नियरली ओवर वो जल्द ही खत्म होने वाले थे। ऑफ अ नेशन एक ऐसी कौम, स्टीयरिंग इनटू चैनल्स जो बढ़ती चली जा रही थी, स्टेयर का मतलब होता है बढ़ना, आगे की तरफ मूव करना, इनटू चैनल्स उन रस्तों पर, वेयर आ हेयर्स ब्रेथ ऑफ एरर माइट बी कैटास्ट्रोफिक, जहां पर बाल बराबर भी गलती जो थी वो कैटास्ट्रोफिक हो सकती थी, वो तबाहकुन हो सकती थी। ये इडियम है जी, हेयर्स ब्रेथ ऑफ एरर, यानी जरा बराबर भी मामूली सी, और एरर कहते हैं गलती को, यानी मामूली सी गलती भी जो थी इन मामलात में जो थी वो बरतानिया के लिए तबाहकुन हो सकती थी। कैटास्ट्रोफिक का मतलब है डिस्ट्रक्टिव, डिजास्ट्रस। तो ये जो दौर गुजर रहा था, 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, ये वाला दौर जो था ये इसलिए भी क्रिटिकल था इंग्लिस्तान के लिए क्योंकि इंग्लिस्तान बहुत सारे क्राइसिस से गुजर रहा था। एक तो जो ये था बोर वार, ये भी इन्हीं कुछ अदवार में जो है लड़ी गई। जो बोर्स हम पढ़ चुके हैं कि जो डच थे यानी हॉलैंड के जो मकामी लोग थे वो शिफ्ट हुए थे अफ्रीका, और वहां पर उन्होंने वहां की आबादी जो है वो बना ली थी, और जो इंग्लिस्तान के लोग थे वो उनके अगेंस्ट थे और वो उनके ऊपर जो है अपनी हुक्मरानी कायम करना चाहते थे। लिहाजा वो लोग उनसे आज़ादी चाहते थे, तो वो अपनी आज़ादी की खातिर इन लोगों से लड़ रहे थे। तो लिहाजा के दरमियान जो है वो एक लड़ाई लड़ी गई थी जिसे बोर वार कहा जाता है। तो चुनाचे वो बोर वार भी थी। इस तरफ आयरलैंड जो है उसके ऊपर भी इन्होंने कॉलोनियल जो है वो कंट्रोल किया हुआ है, उसको भी कॉलोनी बनाया हुआ है, जबकि आयरलैंड जो है वो चाहता है कि उसे आज़ादी मिल जाए और इंग्लिस्तान वहां से निकल जाए, मुकम्मल तौर पर उन्हें खुद मुख्तारी दे दी जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर हालात बहुत संजीदा हैं, एक तरफ बोर वार लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ जो आयरलैंड है वो आज़ादी चाहता है, तो इस किस्म के हालात में अगर इंग्लिस्तान में के लोगों में अगर रंजिशें पैदा होती हैं, खाना जंगी शुरू होती है, तो इससे ये होगा कि जो स्टेबिलिटी है, जो मुल्क के अंदर इत्मीनान और सुकून है, वो ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से जो है बदअमनी जो है और क्योस जो है वो फैल जाएगा और तबाही ही तबाही हो जाएगी। तो ज़रा बर भी गलत फैसला जो होगा वो नुकसान और तबाही की तरफ इस बरतानिया को ले जा सकता है। यही लिखा गया है। He remembered the Diamond Jubilee, उसने याद किया डायमंड जुबली को। There had been a whole holiday at Brookfield, ब्रुकफील्ड स्कूल में पूरे दिन की छुट्टी की गई। And he had taken Kathy to London, और वो कैथी को लंदन लेकर गया to see the procession, इस जुलूस को देखने के लिए। प्रोसेशन कहते हैं मार्च को, परेड को, जुलूस को। तो वो इस जुलूस को देखने के लिए कैथी को लंदन लेकर गया। दैट ओल्ड एंड लेजेंडरी लेडी, वो बूढ़ी और अजीम शख्सियत की मालिक खातून, लेजेंडरी कहते हैं अजीम शख्सियत के मालिक होने को। सिनोनिम इसके होंगे इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस कहते हैं मशहूर को, पॉपुलर,
celebrated. सेलिब्रिटी जैसे कहते हैं हम फनकारों को, शोहरत रखने वालों को सेलिब्रिटी कहते हैं, तो लेजेंडरी बेसिकली सेलिब्रिटी होता है, इलस्ट्रियस होता है, पॉपुलर होता है। तो ये खातून जिसका यहाँ जिक्र हो रहा है ये क्वीन विक्टोरिया है, और ये क्वीन विक्टोरिया इस वजह से भी इलस्ट्रियस है, लेजेंडरी है, क्योंकि ये वो खातून है जिसने किसी भी जो दौरे हुकूमत है जिसका, वो किसी भी हुक्मरान से सबसे ज्यादा है। ऑलमोस्ट 65 इयर्स जो है इसने सर्व किया इंग्लैंड के लिए, जो कि 1837 से लेकर 1901 तक ऑलमोस्ट 65 इयर्स बनते हैं, और ये एक बड़ा ही लंबा टेन्योर ऑफ सर्विस है जो कि इसने प्रोवाइड किया इंग्लिस्तान को, इसीलिए इसे लेजेंडरी लेडी कहा गया है। और यहाँ ये अपनी डायमंड जुबली जो है वो मना रही है, और मिस्टर चिप्स जो है लंदन में अपनी बीवी कैथी को लेकर गया, जो ये जुलूस जो है उसे देख सकती। वहां ओल्ड लेजेंडरी लेडी जो थी सिटिंग इन हर कैरेज, वो अपनी बग्घी के अंदर बैठी थी, लाइक सम क्रम्बलिंग वुडन डॉल, एक शिकस्ता लकड़ी की गुड़िया की तरह। क्रम्बल कहते हैं कुचल देने को, क्रम्बलिंग शिकस्ता यानी टूटी फूटी, वुडन डॉल लकड़ी की गुड़िया की तरह, हैड सिंबलाइज्ड वो अलामत के तौर पर पेश कर रही थी, इम्प्रेसिवली बड़े ही शानदार तरीके से, सो मैनी थिंग्स बहुत सारी अशिया को, दैट लाइक हर सेल्फ जो बिल्कुल उसकी ही तरह, वर नेरिंग एन एंड अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। तो ये क्वीन विक्टोरिया जो थी, जैसे ही इसका दौरे हुकूमत अपने इख्तिताम को पहुंच रहा था, ये एक सिंबल थी उन तमाम अलामतों की, तमाम उन चीज़ों की जो करीब जिस बिल्कुल उसी तरह अपने इख्तिताम को पहुंचने वाले थे, जिस तरह से ये क्वीन विक्टोरिया अपने दौरे हुकूमत के इख्तिताम को पहुंचने वाली थी। और बहुत सारी चीज़ों से मुराद ये है कि वो रिवायात जो कायम की गई थी और वो जो के मामलात जो थे सारे के सारे माजी के, वो यहाँ इनसे सिंबलाइजेशन से जो मुराद है वो मामलात हैं, जो कन्वेंशंस थी, जो रवायात थी जो उसके दौर में कायम हो गई, और वही रवायात जैसे ही ये वफात पाएगी या जैसे ही जो है हुकूमत इसकी जो ख़त्म होगी, तो वो सारी की सारी जो रिवायात हैं वो भी दम तोड़ जाएंगी। Was it only the century, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक सदी थी, और was it an epoch, या फिर ये एक पूरा दौर था। एपक कहते हैं दौर को। तो ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है इसको मैं कुछ इस तरह से समराइज करूंगा कि मिस्टर चिप्स जो था, इसकी सोच को कैथराइन ब्रिजेस ने बहुत ही वसी कर दिया था। वो अपनी सोच में पॉलिटिकली तौर पे ऑर्थोडॉक्स था, कदामत पसंद था, और वो इसमें तब्दीली नहीं देखना चाहता था, जबकि कैथराइन ब्रिजेस रेवोल्यूशनरी फिगर थी और वो इनकलाब चाहती थी। तो वो जो है उसके जहन में अपनी सोच जो है सारी की सारी कन्वर्ट करके जा चुकी थी। और मिस्टर चिप्स जो था, अब इंग्लिस्तान में होने वाली जो हड़तालें हैं और वो सब कुछ जो कुछ क्योस की तरफ लेकर जाता है इंग्लिस्तान को, वो सारी की सारी चीजें मिस्टर चिप्स को अच्छी लगने लगी हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये रेवोल्यूशन का बायस बनती हैं। तो वो शख्स जो कभी कन्वेंशनल था, इन चीजों को पसंद नहीं करता था, अब उन्हें इन सब चीजों से इत्मीनान मिलता है और वो खुश होता है स्ट्राइकर से बात करके, उनसे मुलाकात करके और उनको इन्फ्लुएंस करके। और वो इंग्लिस्तान पर, इसके फ्लैश एंड ब्लड पर यकीन रखता है कि ये लोग जो हैं बहुत ही मेहनती हैं और ये मुल्क के लिए तरक्की का बायस बनेंगे। और उसके साथ साथ उसे ब्रुकफील्ड पर भी एतमाद है कि ब्रुकफील्ड जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता रहेगा और विदाउट डिस्प्रोपोर्शन, यानी उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं आएगी। वो जिस किस्म के भी हालात होंगे बहुत ही आलीशान अंदाज में अपनी सर्विसेज देता रहेगा। और फिर इसके बाद उसको जो वो सोचें वो देकर गई थी कैथराइन ब्रिजेस, वो हर साल गुजरते साल के साथ मेच्योर होती चली गई। और फिर उसे मालूम था कि जो इंग्लिस्तान है एक कठिन मरहले से गुजर रहा है, ये जो केओस है माशरे का, ये उसके लिए तबाही का सबब भी बन सकता है, बदअमनी
جو پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں یہ تباہی کا سبب بن سکتی ہے. ان سینس کہ جو بوروار یا جو آئرلینڈ کی طرف سے آزادی کا مطالبہ تھا یہ دونوں چیزیں جو تھیں اس کی وجہ سے جو سپریشن تھا جو دباؤ تھا وہ ملک پر آ سکتا تھا اگر یہ حالات جو تھے یہ پرسسٹ کرتے اور لوگ جو تھے وہ سڑکوں پر اسی طرح گھومتے رہتے تو لہٰذا جو ہے وہ ذرا برابر بھی غلطی جو تھی اس کے لیے تباہ کن ہو سکتی تھی. چنانچہ اسی دوران جو کوئین وکٹوریا تھی لندن میں اس کی ڈائمنڈ جوبلی منائی جا رہی تھی اور مسٹر چپس جو ہے وہ اپنی بیوی کیتھرائن برجز کے ساتھ اس جلوس میں شرکت کرنے کے لیے گیا. اور یہ خاتون جو تھی یہ ایک لیجنڈری لیڈی تھی, ایک بڑی ہی عظیم الشان شخصیت رکھنے والی خاتون تھی, بالکل اسی طرح کرملنگ ڈال کی طرح, شکستہ گڑیا کی طرح وہ اپنی کیریج میں بیٹھی تھی اور وہ سمبلائز کرتی تھی ان تمام کنونشنز کو جس کو اس نے استحکام دیا تھا. جیسے ہی وہ دور حکومت اس کا ختم ہوگا وہ بالکل اسی طرح اس کی بہت ساری روایات جو اس نے قائم کی تھی ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ جو اس کا دور تھا یہ سوالیہ انداز میں پوچھا گیا ہے کہ یہ ایک صدی تھی واقعتاً جو اس نے سروس پرووائڈ کی یا ایک پورا کا پورا دور تھا. لیٹس موو ٹورڈز دا نیکسٹ پیراگراف. کیا ہے جی؟ اینڈ دین اور پھر دیٹ فرینزیڈ ایڈورڈین ڈیکیڈ اور وہ پھر پاگل کر دینے والا دیوانہ کر دینے والا ایڈورڈ کا جو 10 سال کا دور تھا. ڈیکیڈ کہتے ہیں 10 سال کو, اشرے کو, اور فرینزی کہتے ہیں دیوانہ کرنے والا, پاگل کر دینے والا, فنیٹک, وائلڈ, تھرلنگ. اور پھر وہ جو اشرا تھا ایڈورڈ کا دیوانہ کر دینے والا, لائک این الیکٹرک لیمپ, بالکل برقی لیمپ کی طرح تھا, دیٹ گوز برائٹر اینڈ وائٹر, جو کہ بہت ہی چمکدار اور سفید ہو جاتا ہے, جسٹ بیفور اٹ برنز اٹ سیلف آؤٹ, اپنے بجھنے سے ذرا پہلے. کوئی بھی چراغ جب بھی بجھنے لگتا ہے تو اس سے پہلے وہ بہت ساری روشنی دیتا ہے اور بہت ہی برائٹر ہو جاتا ہے. تو چنانچہ یہ جو 10 سال کا عشرہ تھا اس میں اتنی ترقی ہوئی اور اتنی زیادہ انوویشنز آئیں, اتنی زیادہ ریولوشن آیا اتنا بڑا کہ وہ جو ہے بڑا ہی نمایاں دور جو ہے تاریخ کا دیکھنے کو ملتا ہے. چونکہ یہ دور جو تھا اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو ترقی یا جتنا بھی آگے پروگرس ہوئی تھی وہ پھر سے اطمینان کی طرف آ جانی تھی اور سیرینٹی جو ہے پرویل کرنی تھی. تو لہٰذا یہ دور جو تھا 10 سال کا, اس کے کچھ واقعات جو ہیں وہ نیکسٹ پیراگراف میں لکھے گئے ہیں. وہ کون کون سے 10 سال میں واقعات پیش آئے جی؟ سب سے پہلے تو جی اسٹرائکس اینڈ لاک آؤٹس, کہ اسٹرائکس ہوئی اور لاک آؤٹ ہوئے, تالہ بندیاں ہوئی, کہ جو لوگ تھے انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا کوئین وکٹوریا کے دور میں, تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ تنظیمیں بنا لی تھیں اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے وہ ہڑتالیں کیا کرتے تھے. تو چنانچہ یہ دور بھی تھا جس میں اسٹرائکس اور لاک آؤٹ ہوا کرتے. شیمپین سپرز, اور شیمپین کے ساتھ شام کے کھانے ہوا کرتے. سپر کہتے ہیں شام کے کھانے کو, اور شیمپین ایک خاص قسم کی شراب کا نام ہے. تو یہ شیمپین سپر سے مراد یہاں پر جو ہے خوشحالی کو ظاہر کیا گیا ہے کہ لوگ اتنے خوشحال ہو گئے تھے کہ اپنی خوراک اپنے کھانوں کے ساتھ شیمپین کا, مہنگی ترین شراب کا استعمال کرنے لگے تھے. اینڈ ان امپلائڈ مارچرز, اور بے روزگار مارچ کرنے والے, گشت کرنے والے لوگ تھے. در حقیقت ترقی بہت زیادہ ہوئی تھی یہ دور جو 10 سال کا تھا ایڈورڈ کا اس میں, لیکن پلاننگ جو تھی وہ انتہائی ناقص تھی, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ بے روزگار ہوئے اور وہ سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے وہاں مارچ کرنا شروع کر دیا. چائنیز لیبر, 20ویں صدی جب شروع ہوئی تو یہاں چائنا میں جو ہے بہت ساری قومیں آباد ہوئی تھیں, انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے, تو چائنا نے ان کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور وہ جو انقلاب آیا چائنا میں, جو لڑائی انہوں نے لڑی ان غیر ملکیوں کے خلاف, اسے باکسر ریبیلین کہا جاتا ہے, اسے باکسر ریبیلین کہا جاتا ہے. تو اس کو جو ہے وہاں چائنیز لیبر کہا گیا ہے کہ جی چائنا کے لوگ جو تھے, جو لیبر تھی, انہوں نے غیر ملکیوں کو اپنے ملک سے نکالنے کی کوشش کی تاکہ وہاں کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان کی انڈسٹری میں, اپنے ملک کی انڈسٹری میں جو ہے وہ کھپ سکیں اور وہ باہر کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں. ٹیرف ریفارم, ٹیرف ریفارم کہتے ہیں نرخ نامہ جو ہے اس میں جو ہے درستی کرنا.
اصلاح کرنا اس کی. تو لارڈ جارج کا جو بڑا ہی ایک زبردست قسم کا جو بجٹ پیش کیا گیا تھا اس میں وہ غریب لوگوں کے لیے ریفارمز لے کر آیا تھا، تو وہ اتنا ہی قابل ذکر تھا کہ ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی تھی. تو یہ ٹیرف ریفارم کا ذکر بھی آتا ہے اسی دور میں. اور اس کے بعد ایچ ایم ایس ڈریڈ ناٹ. ایچ ایم ایس کا مطلب ہے، ایچ کا مطلب ہز اور ایم کا مطلب میجسٹی، ایس کا مطلب ہے شپ، ہز میجسٹیز شپ. ڈریڈ ناٹ اس کا نام ہے شپ کا. تو یہ جی برطانیہ کا سب سے پہلا بحری بیڑا جو تھا، بیٹل فیلڈ یعنی جو لڑائی کے لیے جو ہے یہ پانی میں اتارا گیا تھا، تو اس کا نام جو ہے ڈریڈ ناٹ رکھا گیا. یہ بھی اسی دور میں جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ ان برطانیہ کے پاس نیول فوج کے پاس گیا. مارکونی جو ہے یہ اس کی دریافت جو ہے جو اس نے ڈسکوری کی تھی وہ ریڈیو تھا، اور مارکونی کی جو ڈسکوری ہے وہ بھی اسی ایڈورڈین ڈیکیڈ میں ہوئی. اور ہوم رول فار آئرلینڈ، اور آئرلینڈ جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے جو ہے زور ڈال رہا ہے برطانیہ پر کہ وہ جو کولونائزیشن ہے، جو نوآبادیاتی نظام قائم کیا ہے انہوں نے آئرلینڈ میں، اسے ختم کیا جائے اور آئرلینڈ کے لوگوں کو آزادی دی جائے. لیکن جو انگلستان ہے وہ ڈیلے کر رہا ہے تاکہ بور وار جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس کے نتائج کسی طرف پہنچ نہیں جاتے، تب تک وہ آئرلینڈ کا فیصلہ نہیں کریں گے. اس کے بعد جی ڈاکٹر کرپن کا ذکر آتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کرپن کون ہے. یہ ایک ڈاکٹر ہے، ڈینٹسٹ ہے، اور یہ جو ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو زہر دیا اور اپنے ہی گھر کے اندر دفن کیا، بوجہ اسے اپنی سیکٹری سے جو ہے محبت ہو گئی تھی اور ان کے درمیان افیئر چل پڑا تھا. تو ڈاکٹر کرپن نے یہ مشہور کر دیا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ امریکہ گئی ہوئی ہے. لوگوں میں شک کی فضا تو قائم ہو چکی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کرپن اپنی سیکٹری کے ساتھ جو ہے وہ محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، لہٰذا اس سچویشن میں اس نے جو ہے وہ اسکیپ کرنے کے لیے بھیس بدلا اور اپنی جو سیکٹری تھی اس کو لڑکے کے روپ میں ڈال لیا، اور اس طرح سے وہ جو ہے موو کرتے ہوئے کینیڈا جا رہا تھا کہ جس جہاز میں وہ سفر کر رہا تھا اس کا جو کیپٹن تھا اسے شک ہوا ان کی عادات پر، تو اس نے فوراً ہی جو ہے وہ رپورٹ کیا، اور فوراً ہی جو فوج تھی وہ جو ان کے دستے تھے وہ وہاں پہنچے اور اسے گرفتار کر لیا، اور پتہ چلا کہ یہ ساری سچویشن جو تھی ڈاکٹر کرپن نے کس طرح سے یہ معاملات کریٹ کیے. سفراگیٹ جو ہے یہ وہ موومنٹ تھی، یہ وہ انقلابی موومنٹ تھی جو خواتین کی تھی، اور اس میں انہوں نے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر باہر نکل آئی تھی. خواتین چاہتی تھیں کہ وہ جو ہیں انہیں یونیورسٹیز میں جانے کی آزادی ملے، انہیں ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے اور مکمل طور پہ مردوں کے برابر جو ہے انہیں حقوق دیے جائیں. کیونکہ وہ دور جس میں جو 19 سے 20 سینچری کا دور تھا یا 19 سینچری کا، اس میں خواتین کو نہ ہی ووٹ کی آزادی حاصل تھی اور نہ ہی انہیں یونیورسٹی میں بھیجا جاتا تھا. تو خواتین جو تھیں اپنے یہ حقوق حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر آ گئی تھی، تو وہ جو موومنٹ تھی اس کو نام دیا گیا سفراگیٹس کا. دی لائنز آف چٹالجا. یہ لائنز آف چٹالجا جو ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ استنبول جو تھا یہ کسی بھی قوم سے فتح نہیں ہو سکا، کیونکہ استنبول جو ہے کانسٹینٹینوپل یہ ترکی کے لوگوں کی گرفت میں تھا، اور ترکی کے لوگ جو ہیں وہ پیٹریوٹ ہیں، حب الوطن ہیں اور بہت ہی واریر قسم کے لوگ ہیں، لہٰذا کوئی بھی قوم جو ہے اسے آ کے فتح نہیں کر سکی تھی. لہٰذا جو قسطنطنیہ ہے، استنبول جو ہے، کانسٹینٹینوپل جو ہے، اس کے گرد جو علاقہ ہے گرد و نواح کا، اسے لائنز آف چٹالجا کہا جاتا ہے. بیلجیم کی فوج نے جیسے ہی پیش قدمی کی استنبول کی طرف تو انہیں منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ جو یہ لوگ تھے جنگجو فائٹر تھے، اور انہوں نے جو ہے بیلجیم کی فوج کو پسپا کیا اور ان کا اچھا خاصا نقصان ہوا. چنانچہ یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی یہ بھی انہی 10 سالوں میں جو ایڈورڈین ڈیکیڈ تھا اسی میں یہ بھی واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا. تو یہ چند واقعات تھے جو اس ایڈورڈ کے دور کے ہیں جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے.
एंड अप्रैल इवनिंग, और अप्रैल की एक शाम, विंडी एंड रेनी, बहुत ही तेज हवाओं के साथ और बारिश के साथ, द फोर्थ फॉर्म कंस्ट्रिंग विर्जल, जो चौथी जमात थी वो विर्जल को याद कर रही थी। कंस्ट्रू का मतलब है याद करना, लर्न करना, और विर्जिल जो है ये पोइट का नाम है। इसको जो है रोमन पोइट जो है उसको वो याद कर रही थी। नॉट वेरी इंटेलिजेंटली, बड़ी जहानत और बड़े शौक के साथ नहीं। फॉर देयर वाज एक्साइटिंग न्यूज इन द पेपर्स, क्योंकि पुरजोश किस्म की खबरें जो थी वो नशर हो रही थी अखबारात में। यंग ग्रेजन इन पर्टिकुलर वाज केयरलेस, खास तौर पे जो नौजवान ग्रेजन था वो लापरवाह था। एंड प्री ऑक्युपाइड, और बहुत ही मगन था। प्री ऑक्युपाइड का मतलब है मगन होना, इन्वॉल्व्ड होना। ये विर्जिल की जो पोइट्री है उसे कंस्ट्रू करने के लिए फोर्थ फॉर्म को मिस्टर चिप्स ने लगा दिया, और उस शाम में अप्रैल की, जब बहुत ही मौसम सुहाना था, हवा चल रही थी और बारिश का मौसम था। ये लड़के जो थे ये दिलचस्पी नहीं ले रहे थे सबक याद करने में, क्योंकि जो है खबरें बड़ी पुरजोश किस्म की अखबारात में नशर हो रही थी, और जो एक तालिब इल्म है मिस्टर चिप्स का जिसका नाम यंग ग्रेजन है, वो तो खास तौर पे तवज्जो नहीं दे रहा था पढ़ाई की तरफ, और वो खोया हुआ था। अ क्वाइट नर्वस बॉय, एक खासा घबराया हुआ लड़का था। ग्रेजन, स्टे बिहाइंड आफ्टर द रेस्ट। ग्रेजन, पीछे रहो, बाकी सबसे पीछे। देन ग्रेजन, आई डोंट वांट टू बी severe because you are generally pretty good in your work. But today you don't seem to have been trying at all. Is anything the matter? ये डायलॉग है ग्रेजन का। ये डायलॉग है मिस्टर चिप्स का, और वो क्या कहता है जी? ग्रेजन, आई डोंट वांट टू बी सुवेयर, आई डोंट वांट टू बी, मैं नहीं होना चाहता, सुवेयर शिद्दत इख्तियार करना, मैं तुम्हारे साथ शदीद रवैया इख्तियार नहीं करना चाहता। बिकॉज यू आर जनरली प्रिटी गुड, क्योंकि अमूमन तुम अच्छे रहे हो। प्रिटी गुड, अच्छे रहे हो, खासे अच्छे, जनरली अमूमी तौर पे। इन योर वर्क, अपने काम में। बट टुडे यू डोंट सीम टू हैव बीन ट्राइंग एट ऑल, लेकिन आज यू डोंट सीम, तुम नहीं लगता है कि टू हैव बीन ट्राइंग एट ऑल, के हरगिज तुम कोशिश कर रहे हो। एट ऑल का मतलब होता है हरगिज। आज ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कोशिश कर रहे हो। इज एनीथिंग द मैटर, कोई मामला है? नो सर, नहीं जनाब। Well, we'll say no more about it. But I shall expect better things next time. ठीक है, we'll say no more about it. हम इसके बारे में मजीद बात नहीं करेंगे। But लेकिन I shall expect, मैं तवक्को करूंगा, better things next time, के आइंदा तुम अच्छी काम करोगे, तुम अच्छा करके दिखाओगे। हम इसके बारे में मजीद बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे तवक्को रखूंगा कि आइंदा आप बेहतर काम करके दिखाओगे। नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज नाइज्ड अराउंड द स्कूल, अगली ही सुबह पूरे स्कूल में ये खबर फैल गई दैट ग्रेजन्स फादर हैड सेल्ड ऑन द टाइटैनिक, कि ग्रेजन का जो बाप था वो टाइटैनिक पर बहरी सफर के लिए रवाना हुआ था। सेल कहते हैं बहरी सफर को, और ग्रेजन जो तालिब इल्म मिस्टर चिप्स का है उसके बाप के बारे में ये खबर फैल गई स्कूल में कि वो टाइटैनिक पर जो है वो सफर के लिए निकला था। एंड दैट नो न्यूज हैड येट कम थ्रू, और अभी तक उसकी कोई खबर जो है वो नहीं पहुंची थी। एज टू हिज फेट, के उसकी तकदीर के साथ क्या हुआ। बहरहाल ये जी टाइटैनिक एक जहाज था जो कि इसे अनसिंकेबल शिप कहा था इसके बनाने वाले ने, लेकिन ये पहली ही जो इसकी सेलिंग थी, पहला ही बहरी सफर था, उसमें ये आइसबर्ग से टकराकर तबाह फना हो गया। और ये जो है ग्रेजन का जिक्र किया गया कि जो मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था, इसका फादर जो था उस सफर पर, टाइटैनिक के सफर पर निकला था। जब जहाज तबाह हुआ तो बहरहाल उसकी जो ग्रेजन का फादर है उसकी डेथ के या बच जाने के बारे में कोई भी खबर ना मिल सकी। ग्रेजन वाज एक्सक्यूज्ड लेसन,
ग्रेजन को सबक याद करने की माफी दी गई. एक्सक्यूज का मतलब माफी दिया जाना. फॉर अ होल डे द स्कूल सेंटर्ड इमोशनली अपॉन हिज एंजाइटीज. फॉर अ होल डे पूरे के पूरे दिन के लिए. द स्कूल पूरा जो स्कूल था, सेंटर्ड इमोशनली इकट्ठा हो गया था, इमोशनली जज्बाती तौर पर, अपॉन हिज एंजाइटीज इसकी परेशानियों पर. इसकी परेशानियों के लिए तमाम का तमाम स्कूल जो था जज्बाती तौर पर उसके साथ खड़ा था. Then came news, फिर खबर आई, that his father had been among those rescued, कि उसके बाप का शुमार उन लोगों में हुआ, rescued जिन्हें बचा लिया गया. तो जी मिस्टर जो ग्रेजन था, इसका बाप जो सफर पर निकला था, उसकी कोई खबर नहीं थी, लिहाजा पूरा दिन ये परेशान रहा और सारे के सारे स्कूल की जो हमदर्दियां थी वो ग्रेजन के साथ थी. और फिर ये पता चला कि जो लोग बचाए गए थे उनमें ग्रेजन का वो बाप भी शामिल था. चिप्स शूक हैंड्स विद द बॉय. चिप्स ने लड़के के साथ हाथ मिलाया. वेल, आई एम डिलाइटेड ग्रेजन. A happy ending. You must be pretty pleased with life. I'm delighted. मुझे खुशी है ग्रेजन. एक अच्छा इख्तिताम हुआ है. A happy ending एक अच्छा इख्तिताम हुआ है. You must be feeling pretty pleased with life. आपको अब जिंदगी बहुत ही अच्छी महसूस हो रही होगी. You must be feeling आप महसूस कर रहे होगे. Pretty pleased बहुत ही खुश with life अपनी जिंदगी के साथ. आपको अपनी जिंदगी खासी अच्छी महसूस हो रही होगी. यस सर. जी जनाब. A quite nervous boy, एक खासा घबराया हुआ लड़का. And it was Grayson Senior, और ये Grayson Senior था, not Junior, Junior नहीं था. With whom, जिसके साथ चिप्स was destined, चिप्स की तकदीर में लिखा गया था, later to condole, के बाद में वो ताजियत करता. कंडोल कहते हैं सिंपैथाइज करने को, ताजियत करने को, और डेस्टाइन का मतलब है फेट में लिखा होना. डेस्टिनी से निकला है ये लफ्ज. और ये ग्रेजन सीनियर था, ना कि जूनियर, के जिसके साथ चिप्स की तकदीर में ताजियत करना लिखा था. ग्रेजन के बारे में हमने ये जाना कि ग्रेजन मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था और उसका बाप जो है वो बहरी सफर पर रवाना हुआ और वो उस शिप पे सवार था जो तबाह हो गई थी. सारा का सारा स्कूल जो था वो इसके साथ हमदर्दी का इजहार कर रहा था. बहरहाल खबर ये मिली कि उसका जो बाप था वो इस सफर में महफूज रहा, उसे बचा लिया गया और मिस्टर चिप्स ने जो है मुबारकबाद पेश की इस ग्रेजन लड़के को कि तुम्हारे बाप की जिंदगी बचा ली गई. बहरहाल अब आपको जिंदगी जो है बहुत अच्छी लगेगी, महसूस हो रही होगी. लड़का घबराया हुआ था, उसने कहा जी हाँ जनाब मैं बहुत खुश हूँ. ये लड़के के बारे में चिप्स की ये राय थी कि वो बहुत ही घबराया हुआ लड़का था. बहरहाल ये लड़का जो था ग्रेजन, ये बाद में वफात पा गया और फिर मिस्टर चिप्स जो था उसको ग्रेजन सीनियर से कंडोल करना पड़ा. यहाँ ग्रेजन सीनियर से मुराद उसका बाप है, जूनियर से मुराद ग्रेजन, वही ग्रेजन जो कि जिसका पीछे जिक्र हो चुका कि जिसका बाप सेल किया था जो टाइटैनिक पे. तो अब चूंकि पहली सिचुएशन जो थी टाइटैनिक वाली, उसमें अगर वफात पा जाता ग्रेजन का बाप, तो ग्रेजन जूनियर जो था यानी जो स्टूडेंट था मिस्टर चिप्स का, उससे मिस्टर चिप्स को ताजियत करना पड़ती. लेकिन अब हुआ ये कि वो बजाते खुद वफात पा चुका है, तो लिहाजा मिस्टर चिप्स को जो है उसके बाप से ताजियत करना पड़ी और वो उसका बाप जो है यहाँ ग्रेजन सीनियर के नाम से रेफर किया गया है. तो ये था जी आज का आपका लेक्चर. इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो, तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं. मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में. तब तक अल्लाह हाफिज.